ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल के मालदा में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के पास शिवलिंग स्थापना और रुद्राभिषेक का ऐलान किया है, जबकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और दूसरी तरफ इस स्थल को लेकर मंदिर और मस्जिद के दावों के बीच मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे में इतिहास, आस्था और कानून के इस टकराव पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देखने से ही पता चल जाएगा कि ये मंदिर था। हम लोग तो इतिहास तो मंदिर कर रहे हैं ना, इसके पूजा पाठ चल रहे हैं हम लोग तो। 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद और उसके साथ जुड़ा नया विवाद। सावन शुरू होने से पहले मालदा में इतिहास, आस्था और कानून आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि जहां आज अदीना मस्जिद है, वहां कभी आदिनाथ शिव मंदिर था। हिंदू संगठनों का दावा है कि जिसे दुनिया मस्जिद कहती है, वो दरअसल भगवान शिव का प्राचीन आदिनाथ मंदिर है। और अब बात सिर्फ दावों तक सीमित नहीं रही। हिंदू संगठनों ने हुंकार भर दी है कि सोमवार यानी कल वो 650 साल पुरानी इस अदीना मस्जिद के 50 मीटर के भीतर शिवलिंग स्थापित करेंगे। मंदिर में करीब 3 फीट ऊंचे और करीब 1.5 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद मालदा प्रशासन अलर्ट पर है। ये जो आदिनाथ पुरातन मंदिर शिव मंदिर है, इस साल नहीं 100 साल से ज्यादा इस मंदिर पे आदिनाथ शिव को पूजा जाता है। और ये जो है, ये पूजा यहाँ का सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और विवादित जगह पे जो बोल रहे हैं, वो विवादित जगह पे तो ये है नहीं। ये मंदिर ये इससे थोड़ा बाहर 50 मीटर के भीतर जिस इस गांव में 100 सालों से पुराना ये मंदिर है। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था। ये राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है। ममता सरकार के समय ही इस विवाद की शुरुआत हो गई थी। उसकी मुख्य वजह है स्थापत्य की विभिन्न कलाकृतियां, जिनमें भगवान शिव और देवी देवताओं की कलाकृतियां नजर आती है। इसी ऐतिहासिक ढांचे को लेकर हिंदू संगठनों ने वहां शिव मंदिर होने का दावा किया और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां इसकी सुनवाई चल रही है। वहीं इलाके में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि जहां शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, वहां अंदर घुसते ही गणेश समेत दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां साफ दिखेगी। विष्णु मंदिर नजर आएगा, जिससे साफ हो जाता है कि वहां पहले मंदिर था, जिसे मस्जिद बना दिया गया। जब आदमी अंदर घुसेगा तो हर गेट में गणेश का मूर्ति मिलेगा, वॉल में मिलेगा, देव देवी का मूर्ति बहुत मिलेगा। अभी जो घर है, उसका घर अंदर जाएगा तो विष्णु मंदिर मूर्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखने से ही पता चल जाएगा कि ये मंदिर था। हम लोग तो चाहता है कि सब लोग मंदिर हो सकता है, होगा, यही चाहता है। और उसके लिए हम लोग तो इतिहास तो मंदिर कर रहे हैं ना, इसके पूजा पाठ चल रहे हैं हम लोग को। इस विवाद की गूंज पहले भी संसद और अदालत तक पहुंच चुकी है। इतिहास और आस्था का ये टकराव अब बंगाल की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मालदा की ये अदीना मस्जिद बंगाल का ज्ञान वापी बनने जा रही है? क्या आस्था का ये जनसैलाब सारे अवरोधों को पार कर जाएगा, या फिर प्रशासन कल होने वाले शिवलिंग स्थापना को रोक पाने में कामयाब रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो एक तरफ मालदा में मंदिर मस्जिद पर तनाव है, तो मुर्शिदाबाद से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में पहली बार सामने आई है बांग्लादेश भारत सीमा पर तेजी से चल रही नई तारबंदी की तस्वीर। जिन इलाकों में वर्षों से फेंसिंग जमीन के अभाव में अटकी हुई थी, वहां काम रफ्तार पकड़ चुका है। मजबूत कंक्रीट फेंसिंग, बढ़ी सुरक्षा और सीमाई इलाकों में बदलती तस्वीर पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा
बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा था अब एक एक बात जमीन पर उतर रही है। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के टंकी रूट पर तारबंदी हो रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा का घेरा लगातार मजबूत किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में अभी तक जो फेंसिंग देखा गया है, जो देखने में हम आदी है, ये फेंसिंग उससे थोड़ा बेहतर है। थोड़ा क्यों, बहुत बेहतर है। ये फेंसिंग मॉडर्न फेंसिंग है। इस फेंसिंग में ये जो थंबा है ये जमीन के बीचों बीच 6 फीट तक गाढ़ा गया है। उसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट की यहाँ पे ढलाई हुआ है और ढलाई के बाद ये जो फेंसिंग है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी बारीकी से ये फेंसिंग मिट्टी के अंदर गाढ़ा हुआ है। सीमा पर जिन इलाकों में वर्षों से जमीन के अभाव में फेंसिंग अटकी हुई थी, वहां शुभेंदु सरकार के आने के बाद काम तेज करने का रास्ता साफ हो गया है। अब तस्वीर बदल रही है। पुरानी फेंसिंग जहां कमजोर और लकड़ी के खंभों के सहारे थी, वहीं नई फेंसिंग 6 फीट गहरी कंक्रीट नींव पर तैयार हो रही है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रात में जालीदार तारों में करंट दौड़ाने की व्यवस्था भी की जा रही है। आप देख पा रहे हैं ये जो फेंसिंग है जिसकी कुल हाइट मिट्टी से जमीन से लगभग 10 फुट है, उसके ऊपर इस तरह की बहुत ही शार्प यहाँ पे कांटा बिठाया जा रहा है। इसको काटना लगभग नामुमकिन है। जी मीडिया की टीम जब बीएसएफ के वॉच टावर पर पहुंची तो सीमा की तस्वीर साफ दिखी। महज 100 मीटर दूर पद्मा नदी बह रही है। 0 पॉइंट का यह इलाका सागरपाड़ा कहलाता है, जहां पद्मा और भागीरथी का रास्ता अलग होता है। ये जो इलाका है इसमें आसानी से पद्मा नदी पार करके कोई भी घुसपैठिया यहाँ पे आ सकता है, लेकिन बीएसएफ इंतजार में था जमीन की, और अब बीएसएफ को जमीन मिलने लगा है तो इसलिए बीएसएफ ताबड़तोड़ अपना काम भी चालू कर दिया है। राज्य सरकार और बीएसएफ के तालमेल से बन रही इस नई और उन्नत फेंसिंग को देखकर स्थानीय लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं और बेहद खुश हैं। हम लोग यहाँ पर सो रहा है, बैठ रहे, घूम रहे, यहाँ पर कोई जिहादी आदमी यहाँ पर आ नहीं सकता है। पहले क्या था, उस घुसपैठी उस पर से आया था, आके इधर तोड़फोड़ करके भाग जाता था, और अब यही नहीं होता है। ठीक है, तो सरकार चेंज हुआ है तो हम लोग बहुत सेफ है। इसलिए अभी आप बॉर्डर में जो तार यूज कर रहा है उसी तार में इतना मोटा है उसका गेज, उसको कोई प्लायर या एक्सो या आरी से उसको काट के वहां से यहाँ पर इस पर कोई आ नहीं पाएगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के किन किन इलाकों में तारबंदी के लिए जमीन बीएसएफ को मिल चुकी है। जो जमीन बीएसएफ को बंगाल की ओर से दी गई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुर्शिदाबाद का है, जहां 337 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है, जो बॉर्डर के 45.4 किलोमीटर हिस्से को कवर करती है। इसके बाद नॉर्थ 24 परगना का नंबर आता है, जहां 42 किलोमीटर के लिए 241 एकड़ जमीन दी गई है। वहीं कूच बिहार में करीब 40 किलोमीटर फेंसिंग के लिए 135 एकड़ जमीन दी गई है, जबकि मालदा में 20 किलोमीटर फेंसिंग के लिए 177 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। इसके बाद नादिया का नंबर आता है, जहां 15 किलोमीटर फेंसिंग के लिए 95 एकड़ जमीन दी गई है। साउथ दिनाजपुर में 8 किलोमीटर फेंसिंग के लिए 26 एकड़ जमीन, जबकि दार्जिलिंग, नॉर्थ दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में करीब 3 किलोमीटर फेंसिंग के लिए करीब 11 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है। यानी बंगाल बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। मुर्शिदाबाद से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। आज करगिल विजय दिवस है। इस मौके पर भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया कि अब उससे कोई बात नहीं होगी, अगर बात होगी भी तो सिर्फ पीओके पर। यानी मुनीर दोहरी मुसीबत में है, क्योंकि पीओके किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। मुनीर और उसकी फौज अवाम के आक्रोश को ज्यादा दिन अब झेल नहीं पाएगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी वर्सेस आतंकवाद, अब सिर्फ पीओके पर बात। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। जिस पीओके पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है, वही अब जिहादी मुनीर और कटोरा छाप शहबाज शरीफ के गले की फांस बन चुका है।
पीओके में एक तरफ आजादी की मांग हो रही है, लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। मुनीर के कत्लेआम के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो दूसरी ओर पीओके पर हिंदुस्तान की ललकार से पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ मुनीर की मुसीबत बढ़ गई है। वो खौफ में है, वो भी कारगिल विजय दिवस के दिन। कारगिल विजय के 27 साल पूरा होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास से आतंकी पाकिस्तान को उसकी औकात तो याद दिलाई ही, साथ ही 2 टूक संदेश भी दिया कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, जिस पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है। मैं यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी है, अगर भविष्य में कोई काराना हरकत की तो उसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर से भी घातक होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल पट्टी भी खोली। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशन के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशन चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। यानी साफ है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। घर के अंदर उसकी अपनी ही आवाम बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी है, तो भारत ने भी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन भले खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत अभी थमी नहीं। कांग्रेस ने साफ कर दिया, उसकी 2 मांग पूरी होने तक संसद में विरोध जारी रहेगा। वहीं सरकार पेपर लीक पर और सख्त कानून लाने की तैयारी में है, और ऐसे में सोमवार को संसद में फिर से टकराव होगा या समाधान निकल पाएगा, ये खास रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक पर सड़क का आंदोलन भले थम गया हो, जंतर मंतर अब खाली हो चुका है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी की माफी तक उसका विरोध खत्म नहीं होगा। ऐसे में सवाल है, क्या सोमवार को भी संसद में टकराव जारी रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 20 जुलाई से जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे घमासान से संसद के दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में 3 घंटे की कार्यवाही भी नहीं चल पाई। अब जब छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें 2 मांगों का जिक्र है। उसके पूरा हुए बिना संकेत यही है कि संसद का गतिरोध टूटेगा नहीं। कांग्रेस की पहली डिमांड है, छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी मांग है, नरेंद्र मोदी माफी मांगे। यानी नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस की लड़ाई अभी जारी है। अब महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे। इस कौरी सरकार का अंत होगा। भले ही कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया हो, उनकी मांगे मान ली गई हो, लेकिन राहुल अब भी हमलावर हैं। बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे हैं। छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी? आखिर इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया? क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी और जिम्मेदारी तय होगी? यानी मैसेज क्लियर है, सोमवार को भी संसद में हंगामे के आसार हैं। कल संसद में पेपर लीक के खिलाफ नया बिल आ सकता है। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में
संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान और सख्त कर दिया गया है। इसके मुताबिक प्रस्तावित प्रावधानों के तहत पेपर लीक कराने वालों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर या संगठित गिरोह की संलिप्तता पाई जाती है तो 5 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने और 8 साल तक सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंध जैसे कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसका मकसद पेपर लीक पर लगाम लगाना और परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इसके अंदर एंटी चीटिंग बिल आया था, तो उस समय इनके किसी नेता ने बिल के अंदर भागीदारी नहीं करी, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना सेमीकोलन, ना कोई सेंटेंस, एक अक्षर नहीं बोला गया इनसे। अब अपेक्षा करते हैं कि छात्रों की मांग के अनुसार से ये बिल को नए ढंग से पेश किया जा रहा है, इसमें भागीदारी करेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। अब नजरें सोमवार पर टिकी है। एक तरफ विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार सख्त कानून के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि परीक्षा माफिया के लिए अब कोई राहत नहीं होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नया बिल संसद का गतिरोध खत्म करेगा या फिर नीट का मुद्दा एक बार फिर सदन में सियासी संग्राम की वजह बनेगा। इसका जवाब अब संसद की कार्यवाही में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर तक रैलियां कर रहे हैं, साथ ही बहराइच पर भी फोकस है। सवाल यह कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में नई जगह बना पाएंगे या फिर उनकी रणनीति सिर्फ चुनावी समीकरण बदलने तक सीमित रहेगी। यह खास रिपोर्ट देखिए, समझिए। एक तरफ वेस्टर्न यूपी में हैदराबादी भाईजान अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लिहाजा ओवैसी की पार्टी के सिपह सलार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, कांवड़ पर सवाल उठा रहे हैं। तो संभल में जिस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा, उसे भी मुरादाबाद में ओवैसी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, एडवोकेट जफर साहब संभल से आए हैं। ये वो आदमी है जिसने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जेल को जाना पसंद किया, जालिम से समझौता करके। हैदराबादी भाईजान यूपी में वो दांव खेलने चले हैं जिसमें उनकी पार्टी कभी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। फिर भी ओवैसी यूपी के मुरादाबाद में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। यूपी में जो पार्टी कभी एक सीट नहीं जीत पाई, उसके मुखिया मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने की जुगत में है। वो सपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स के सहारे यूपी में जीत का परचम लहराना चाहते हैं। इसलिए तो ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर ही मुरादाबाद से यूपी वाला प्लान खेल दिया। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मज़ार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? दरअसल ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट पर है, लिहाजा यूपी चुनाव में अभी से ही जमीन तलाश रहे हैं। इसलिए जून में ओवैसी ने यूपी के बहराइच और बिजनौर में चुनावी सभा की, जहां 34 और 43% मुस्लिम आबादी है। तो वहीं जुलाई में सहारनपुर और मुरादाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां 42 और 47% मुसलमान हैं। यूपी चुनाव का कुछ ही महीने बाकी है, उससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि हुकूमत की चाह में क्या शौकत अली जैसे नेताओं को भावनाओं से खिलवाड़ की छूट दे देनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज है। बागपत, बलिया, साथ ही चित्रकूट और प्रयागराज में अलग अलग कार्रवाई में इनामी बदमाश, गौ तस्करी के आरोपियों और गैंगरेप के मुख्य आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। कहीं एनकाउंटर हुआ तो कहीं गिरफ्तारी हुई। आखिर योगी सरकार अपराध पर किस तरह सख्त संदेश दे रही है, ये रिपोर्ट देखिए। संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का यही संकल्प यूपी की धरती पर किसी अपराधी के पैर टिकने नहीं देता। जो फिर भी हिमाकत करता है, उसका अंजाम यही होता है।
जो बलिया में गो तस्कर कमायुद्दीन और दीपक अंसारी का हुआ, जो चित्रकूट में रेपिस्ट जितेंद्र का हुआ, जो बागपत में गैंगस्टर विपुल का हुआ, जो प्रयागराज में गो तस्कर के आरोपी आमिर का हुआ। यानी उत्तर प्रदेश की सरहद में कहीं भी अपराध किया तो भागना तो छोड़ो, पैर चलने लायक भी नहीं रहेंगे। ये योगी फोर्स की गारंटी है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। अपराध कहीं भी, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बलिया से बागपत, चित्रकूट से प्रयागराज तक अलग अलग जिलों में पुलिस ने इनामी बदमाशों, बलात्कारियों, गो तस्करों और लूट की वारदातों में वांटेड अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई जगह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारियां हुई तो कहीं पूरे गिरोह का भंडा फोड़कर पुलिस ने बड़ा संदेश दिया। बागपत में पुलिस और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी मुठभेड़ में ढेर हो गए। पुलिस के मुताबिक विपुल पर हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर समेत 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो कुख्यात सुशील मूछ गैंग का सक्रिय शार्प शूटर बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक और कारतूस बरामद किए गए। एक तरफ योगी फोर्स ने इनामी बदमाश को ढेर किया तो उसके रडार पर गो तस्कर गिरा। 50,000 का वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी, जो सुशील मूछ गैंग का शार्प शूटर था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। इलाज के लिए इसको जिला अस्पताल बागपत एडमिट कराया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त के खिलाफ लगभग 36 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के मुकदमे थे। यूपी में गोकशी और गो तस्करों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। बलिया में गोवध के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं प्रयागराज के नैनी में मुख्य आरोपी आमिर पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया। पुलिस ने उसके 8 साथियों को भी गिरफ्तार किया। चित्रकूट गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मामले में 3 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी में 24 घंटे में एनकाउंटर का चौका लगाकर योगी फोर्स का संदेश क्लियर है। यूपी में जो भी अपराध करेगा उसका बुलेट ट्रीटमेंट आज नहीं तो कल जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मानसून के महाआफत की। आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत से जूझ रहा है, परेशान है। पहाड़ी राज्यों में पहाड़ दरक रहे हैं, मैदानी इलाकों में सैलाब का असर दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कुदरत की सबसे ज्यादा मार गुजरात और असम पर पड़ रही है, जहां कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान फटा, नदियां उफनी और देखते ही देखते हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा शमशान और समंदर के बीच तब्दील हो गया। ये बारिश नहीं, काल की गर्जना है। ये मानसून नहीं, मौत का वो मंजर है जिसने देश के 16 से ज्यादा राज्यों को अपने शिकंजे में कस लिया है। कई लोगों की जान जाए। गुजरात इस समय भीषण कुदरती आफत का सामना कर रहा है। आसमान से बरस रही आफत ने राज्य के कई शहरों को पानी पानी कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं। सबसे पहले अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शहर और आसपास के मैदानी इलाके, सड़कें, कॉलोनियां और पार्किंग बेसमेंट पानी में डूब गए हैं। जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से अहमदाबाद के 1 दर्जन से अधिक अंडरपास को बंद कर दिया गया है। धोलका तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण सबसे भयानक जलभराव है। लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही बदतर हालात सूरत के हैं। पिछले 4 दिनों में हुई भारी बारिश ने सूरत में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका पर्वत पाटिया है, जहां उफान पर नाले की वजह से हालात खराब हैं। 10 से अधिक कॉलोनियां डूबी हैं और निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। गुजरात के नवसारी जिले में भी भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है। नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा और अंबिका नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 28 से 30 फीट तक पहुंच गया है।
जिससे नदी का पानी सीधे नवसारी शहर और आसपास के गांव में घुस गया। वहीं सुरेंद्रनगर से भी कुदरत की मार रुकने का नाम नहीं ले रही। कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। सबसे खराब हालात सुरेंद्रनगर के बाबूजीपुरा गांव और पाटड़ी तालुका के मालवंत गांव से सामने आ रहे हैं। यहाँ देखते देखते पानी घरों के भीतर तक भर गया है, जिससे लोगों का पूरा घर गृहस्थी का सामान डूब चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिनमें खेड़ा गुजरात, रियासी जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, गुवाहाटी असम, वापी गुजरात, रामबन जम्मू कश्मीर, वलसाड गुजरात और सूरत गुजरात शामिल है। यूपी में भी भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बलिया में घाघरा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बैरिया तहसील के गोपालपुर टांडी गांव में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से भयंकर कटान शुरू हो गया है। नदी की तेज धार का आलम यह है कि देखते देखते एक मकान झटके में नदी की लहरों में समा गया। वहीं एक सरकारी स्कूल का आधा हिस्सा भी नदी में समा गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर कटान लगातार जारी है। यूपी के बाराबंकी में भी सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। खतरे के निशान को पार कर चुकी सरयू लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जिससे वहां रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुदरत के कहर की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें असम से भी सामने आ रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया कि मानो सब कुछ निगल जाने पर आमादा हो। राज्य में अब तक 66 से ज्यादा मासूम जिंदगियां बाढ़ के गाल में समा चुकी हैं। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं, बेघर होकर सड़कों पर तिरपाल के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। काजीरंगा के बेजुबान जानवर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन काल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में भी पिछले 2 दिनों से हुई लगातार भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे नदी किनारे के कई इलाके जलमग्न हैं। प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान पर अब कुदरत का कहर टूट पड़ा है। कभी भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचने वाला लश्कर तैयबा का गढ़ मुरीद के आज खुद बाढ़ के पानी में डूब रहा है। भारतीय सेना के पराक्रम के बाद अब प्रकृति के इस तांडव ने इन दहशतगर्दों को उनकी ही कब्र में कैद कर दिया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कैसे आतंक के सौदागर आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आतंकवाद की खाद पानी पर पल रहा है। एक ऐसा ही नापाक केंद्र है पंजाब प्रांत का मुरीद के, जिसे दुनिया आतंक के गढ़ के तौर पर जानती है। लेकिन जब जब भारत के धैर्य की परीक्षा ली जाती है, तब तब हमारे वीर जवान ऐसा पराक्रम दिखाते हैं कि आतंकियों की रूह तक कांप जाती है। ओह माय गॉड। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर को। भारतीय सेना के जांबाजों ने आतंक के ऐसी कारखाने मुरीदके में स्थित लश्कर तैयबा के खूंखार हेडक्वार्टर मरकज तैयबा को मिट्टी में मिला दिया था। भारतीय सेना के सटीक हमलों ने इस आतंक के आशाने को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। इस स्ट्राइक में हाफिज सईद के करीबियों और खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था कि ये आतंकी दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बचे थे। हालांकि अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही इन आतंकी ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की नापाक कोशिशें शुरू कर दी थी। उसे लगा कि वो आतंकी इस फैक्ट्री को फिर से आबाद कर लेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म और पाप का अंत तय है, और जब पाप हद से बढ़ जाए तो प्रकृति खुद अपना तांडव दिखाती है। अब पाकिस्तान के मुरीदके में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि आतंक के इन सौदागरों के डूबने की नौबत आ गई है। मुरीदके की मदीना कॉलोनी में मौजूद लश्कर तैयबा का वही हेडक्वार्टर मरकज तैयबा इस वक्त जलमग्न हो चुका है। भारी बारिश और भयंकर बाढ़ के सैलाब ने इस तथाकथित हेडक्वार्टर को पानी में डुबो दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि लश्कर के ये आतंकी और उनका आका अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जो दहशतगर्द बेकसूरों की जिंदगी छीनने के सपने देखते थे, आज वो खुद इस सैलाब में डूबने के कगार पर हैं।
मुनीर और पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी अब कुदरत के इस प्रलय के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ये वही मरकज तैयबा है जहां मासूमों का खून बहाने वाले शैतानों को ट्रेनिंग दी जाती है, और लश्कर का ये वही घटिया हेडक्वार्टर है जहां भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुने जाते हैं। लेकिन अब इन आतंकियों के नापाक मंसूबों पर कुदरत के कहर का ऐसा पानी फिरा कि पाकिस्तान और लश्कर तैयबा की ऐसी तैसी हो गई है। बिलों में छुपे ये चूहे अब अपनी कब्र में डूबने को मजबूर हो चुके हैं। इसे कुदरत का इंसाफ कहें या कर्मों का फल। आतंक की इबारत लिखने वाले मुरीदके में अब पानी ही पानी है। भारतीय सेना के पराक्रम के बाद अब प्रकृति के तांडव ने साफ कर दिया है कि आतंक का अंत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 14 दिन पहले ईरान पर फिर से शुरू हुई हमलों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक रोक दिया है। जिन हमलों को यह कहकर शुरू किया कि ईरान में अब तबाही का नया चैप्टर शुरू होगा, लेकिन एकदम 14 दिन बाद ऐसा क्या हो गया जो ट्रंप ने ईरान पर बारूदी बारिश रोक दी है? क्या ट्रंप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर अचानक क्यों रोक दिए गए हमले? ट्रंप के इस फैसले के पीछे का कारण क्या है? क्या अमेरिका कोई नई प्लानिंग कर रहा है? ईरान पर हमले का एपिसोड 2 खत्म और तीसरे की तैयारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अपने कदम पीछे खींचने पड़े? इस फैसले के पीछे कई तर्क बताए जा रहे हैं। क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी है, या फिर ओमान की एंट्री से समझौते का रास्ता आसान हो गया है? बताया जा रहा है कि ट्रंप हमले जारी रखना चाहते थे, लेकिन जेडी वेंस ने इन हमलों को रुकवा दिया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है अमेरिकी गोदामों में खत्म होता हथियारों का स्टॉक। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना है कि पेंटागन के पास पैट्रियट मिसाइल और दूसरे हवाई रक्षा हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अगर ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया जाता है तो अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। 24 जुलाई को एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के बीच बंद कमरे में बैठक में एक कड़वा सच सामने आया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि बड़े पैमाने पर हमले से अमेरिका की सेंट्रल कमांड के पास बचे इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या खतरनाक तरीके से नीचे आ गई है। 17 जुलाई को जॉर्डन में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेजते हुए 3 अमेरिकी सैनिकों की जान ले चुकी है। सिर्फ मिसाइलों की कमी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों के सामने कई बड़े खतरे मुंह बहाए खड़े हैं। खाड़ी देशों से अलगाव, अमेरिकी हमलों से क्षेत्र में प्रमुख खाड़ी सहयोगियों के छिटकने का डर सता रहा है। आर्थिक और ऊर्जा संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था के चरमराने और शरणार्थी संकट के गहराने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह कि लगातार 13 दिनों तक ईरान पर भारी बमबारी के बाद 25 जुलाई की रात को अमेरिकी सेना ने किसी नए हमले की घोषणा नहीं की। 2 हफ्ते बाद पहली बार संघर्ष थोड़ा थमता नजर आ रहा है, लेकिन यमन में सऊदी समर्थित और ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के बीच सुलगती आग ये बता रही है कि बारूद के ढेर पर बैठा मिडिल ईस्ट कभी भी फिर सुलग सकता है। क्या यह खामोशी सिर्फ एक शांत समंदर जैसी है जिसके नीचे बड़ा तूफान छिपा है? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिससे ट्रंप के इस फैसले के पीछे किसी बड़ी प्लानिंग का धुआं उठ रहा है। और जेलेंस्की के इस दावे ने अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों के भी होश उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में ही नहीं बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों में बने सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट ईरान को सौंप रहा है, जिससे वहां सटीक हमले किए जा सके। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूस के जासूसी सैटेलाइट लगातार खाड़ी देशों और वहां मौजूद यूएस मिलिट्री बेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहे हैं जो ईरान के पास तुरंत पहुंच जाती हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह दावा क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि अगर ये गठजोड़ सही है तो एशियन कॉन्टिनेंट में ये बड़े खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by MDH Masale.